सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं। ये सेशन उन सब लोगों के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एयरफोर्स, नेवी, यूपीएससी, इस प्रकार की जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। उनके लिए ग्रामर का, वर्ड पावर का एक फुल पैकेज ये सेशन होने वाला है। इसलिए आप सेशन को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना 11 बजे आपको यहाँ रोज़ाना 11 बजे आपको इसकी लाइव क्लास होती है। आप रोज़ाना 11 बजे लाइव क्लास में आइएगा, अपने साथियों के साथ इसको साझा कीजिएगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है हमारे इस सेशन की कि हम इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश। इस चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ आप इसकी लें ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें, इसका सॉल्यूशन कर सकें, इनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको ठीक ढंग से तैयार कर सकें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि सब लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हम इसमें पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ही एसएससी के पुराने क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, या फिर आज के इस सेशन से कौन से क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो पहले एसएससी में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम इसमें लेंगे। और ये आज का जून 13 का जो एडिटोरियल है उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम डिस्कस करने से पहले एक बूस्टर थॉट भी रखते हैं। बूस्टर थॉट का मतलब होता है एक ऐसा थॉट जो आप लोगों को एक नई ऊर्जा, नया जोश, नया उमंग आपको दे। और उस थॉट को हम इंग्लिश में इसलिए लेते हैं कि साथ साथ हम उसको ट्रांसलेट करना भी सीख जाएं। देखो, दो फायदे होते हैं इससे, आम के आम और गुठलियों के दाम। कैसे? एक तो हम बहुत अच्छा थॉट पढ़ लेते हैं और एक ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। इसलिए हमारा सेशन इस बूस्टर थॉट से ही शुरू हो जाता है। और आज तो हमने एक और अच्छा इसमें, देखो रोज़ाना हम कुछ न कुछ इसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आप लोग बहुत पहुँचा रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों का आभार। देखिएगा थॉट क्या है, बहुत शानदार थॉट है। आप देखिएगा इसमें, द मैन विद नो गोल्स, ब्रायन ट्रेसी की जो बुक है वहाँ से मैंने जो आपका थॉट है ये लिया था, सुबह सुबह पढ़ रहा था वहीं से। द मैन, आदमी, विद नो गोल्स, ऐसा इंसान जिसके गोल्स नहीं हैं, जिसके लक्ष्य नहीं हैं, जिसने अपना गोल निर्धारित नहीं कर रखा है, जिसने अपनी मंजिल नहीं सोच रखी है। द मैन विद नो गोल्स मैक्स लिटल प्रोग्रेस, वो आदमी बहुत कम प्रोग्रेस कर पाता है। कौन सा आदमी? जिसने अपने गोल, जिसने अपने लक्ष्य तय नहीं कर रखे हैं। आप लोगों ने कर रखे हैं क्या अपने लक्ष्य तय? हाँ, सबसे पहला काम यही है कि अपना लक्ष्य तय कीजिएगा। और आपका लक्ष्य फ़िलहाल ये होना चाहिए कि हमें 2020 के अंदर आपको जॉब लेना है। 2020 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें मतलब बहुत जल्दी से जल्दी आपको जॉब लेना है। अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, आपकी डेडलाइन तय कर लो कि मैं यहाँ तक अपना क्या कर लूँगा, लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा, और रोज़ाना उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। द मैन विद नो गोल्स मैक्स लिटिल प्रोग्रेस ऑन द स्मूथेस्ट रोड, किस पे? जो स्मूथ रोड हैं, बिल्कुल स्मूथ रोड हैं, उन पे भी। अरे जिनके पास गोल नहीं होते हैं वे लोग, अगर आपके पास सामने रोड बिल्कुल स्मूथ है तब भी वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत कम प्रोग्रेस कर पाते हैं। जबकि वेरेज का मतलब, जबकि दूसरी तरफ देखिएगा, द मैन विद क्लियर गोल्स, एक तरफ कैसे आदमी है? मैन विद नो गोल्स, और एक तरफ कैसा आदमी है? मैन विद क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्यों के साथ मैक्स प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस करता है ऑन इवन द रफेस्ट रोड, रफ, जो सबसे रफ रोड है जिसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं हैं, उस रोड पे भी वो आदमी
सबसे अच्छी प्रोग्रेस करता है जिसके क्या है लक्ष्य निर्धारित हैं, और जिसके लक्ष्य नहीं निर्धारित हैं उसके सामने कितनी भी अच्छी सुविधाएं हों, कितनी भी अच्छी उसके पास साजो सामान हो, कितनी भी अच्छी परिस्थितियाँ उसके साथ हों, तब भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। अब आप अपने आप को डिसाइड कर लो कि आपका ने अपना गोल तय कर रखा है या नहीं कर रखा है, आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है वो आप तय कर लें। अब आज से हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है और वो है वार्म अप क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? वार्म अप क्वेश्चन। आपको वार्म अप भी तो करना पड़ता है ना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप खुद ही देख लो क्या करने वाले हैं हम। अंडरलाइनिंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस मिलेगा, आप में उसके सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि आप उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताएंगे और सब्जेक्ट बताते हुए अंडरलाइनिंग ट्रांसलेट करना सीखिएगा। अंडरलाइनिंग यानी अंडरलाइन करते हुए किसको? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट को। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, ट्रांसलेट करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको मिलेगा अभी किसमें? इनटू हिंदी। हिंदी में आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। दोस्तों मैंने ये जो सेंटेंस लिया है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज से लिया हुआ है, और जो मैं आपको एडिटोरियल करवाऊंगा वो कौन सा करवाऊंगा? द हिंदू करवाने वाला हूँ। इसलिए आपके लिए ये सेंटेंस है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे सब्जेक्ट को और इसको ट्रांसलेट करेंगे। सभी बच्चे, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे इस सेशन को पढ़ेंगे सुनेंगे, उन सभी लोगों के लिए ये निश्चित रूप से अनिवार्य है कि वो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें और करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। बेटा आप सब जानते हैं कि मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, ये मेरा जुनून है। मुझे आप लोगों को सफल बनाना है, मुझे आप लोगों को अंग्रेजी सिखानी है। और ये अंग्रेजी आप कब सीख पाएंगे? जब आपको जैसा जैसा कहा जाता है, जैसा आपको होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क आप पूरा करें। और यदि आप होमवर्क पूरा करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो चाहे आप वीडियो नहीं देखें, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे बच्चों को। और बहुत सारे चैनल हैं, आप कहीं भी जाके देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे व्यूज़ कितने मिल रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो भी सब्सक्राइब करे वो बच्चा सीरियस होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति उसकी लगन होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो यदि आप मनोरंजन के लिए हैं तो चाहे भले ही आज ही आप चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर्स की मुझे जो सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हों। यहाँ तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्लास में भी यही सिद्धांत रखा था और आप लोगों के साथ भी मैं ऐसा ही सिद्धांत रखने वाला हूँ। आपको आज इस का ट्रांसलेशन करना है, मेहनत करनी है। आपको नहीं आता आप गलत लिखिएगा, मैं सुधारूंगा, लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। देखिएगा क्या है सेंटेंस, बता देता हूँ क्या है सेंटेंस। ये है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये सेंटेंस है, मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, इसका आपको बताना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट इक्विप्ड टू इम्प्लीमेंट कोविड स्टिमुलस पैकेज। ये सेंटेंस है और ऐसा सेंटेंस मैं आप लोगों को रोज़ दिया करूँगा ताकि आपका ट्रांसलेशन पावर मजबूत हो। बेटा मैं ही करता रहूँगा, ट्रांसलेट भी मैं ही करता रहूँगा, एंटोनिम्स भी मैं ही लिखता रहूँगा, सिनोनिम्स भी मैं ही लिखता रहूँगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सुधार भी मेरे अंदर ही होगा। ये सब मैं करूँगा, मेरे अंदर सुधार होगा, आप करोगे तो आपके अंदर सुधार होगा। ये सेंटेंस मैं आप लोगों को रोज़ देने वाला हूँ। आप रोज़ाना ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिएगा, इसमें वर्ब ढूंढिएगा, इसमें कोई अच्छा वर्ड आया हुआ है आप उसके सिमिलियर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ये सब आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिएगा एसएससी क्वेश्चंस लेते हैं। एसएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक के वन वर्ड लेंगे और उसके तुरंत बाद में क्या लेंगे, ये आज का एडिटोरियल है, इसके तुरंत बाद ही तो ये एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। सॉरी एडिटोरियल नहीं, आज ये फ्रंट पेज की न्यूज है तो इसको पढ़ेंगे आज हम। पहले एसएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कब आया हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एरर का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है इसमें। सच रूल्स, इस प्रकार के रूल्स, कोई रूल होंगे, सच के बाद प्लूरल भी आ सकता है, सच के बाद सिंगुलर भी आ सकता है,
सच रूल्स डोंट अप्लाई, लागू नहीं होते हैं। प्लूरल है इसलिए क्या आया, देखो डोंट आया है, डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म है, कोई समस्या नहीं है। सच रूल्स डोंट अप्लाई टू, किसको लागू नहीं होते, यू एंड आई, आप पर और मुझ पर इस प्रकार के रूल्स लागू नहीं होते। इसमें एरर कौन से पोर्शन में है, इसमें एरर है बेटा सी पोर्शन में। कौन से पोर्शन में, सी पोर्शन में एरर है। क्या एरर है सी पोर्शन में, ये देखिएगा, इसमें एरर है प्रोनाउन का और प्रोनाउन के केस का। देखिएगा सच रूल्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है ना इसका, ये डोंट अप्लाई वर्ब हो गई, और ये प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। बहुत शानदार बात है, ध्यान से समझिएगा। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यू का ऑब्जेक्ट यू ही है, इसलिए तो कंफ्यूज हुए हम कि यू सब्जेक्ट है। अरे यू तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए ये तो ऑब्जेक्ट है ही, और आई लेकिन सब्जेक्ट आई होता है, और ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है बेटा, मी होता है इसका ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट, मी होता है, और जब मी है तो आई तो गलत होना ही है। तो इसका एरर कहाँ हुआ, आई के स्थान पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन प्रोनाउन पे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज ये फ्रंट पेज की, जो आपका फ्रंट पेज होता है उसकी हेड न्यूज है, ये पहली न्यूज है। क्या न्यूज है देखिएगा, न्यूज है एससी अलाउज। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन न्यूज हेडिंग्स होती हैं उनमें ग्रामर को इधर उधर करने की इनको परमिशन होती है। एससी अलाउज, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है, इसका ये सब्जेक्ट है। एससी अलाउज परमिट देता है, परमिशन देता है, अलाउ करता है। फार्म्स, किनको अलाउ करता है, फार्म, FIRM, फार्म एक एडजेक्टिव होता है फार्म, जिसका मतलब होता है मजबूत। ये फार्म यहाँ नाउन है, ध्यान दीजिएगा, वो फार्म एडजेक्टिव होता है, ये फार्म नाउन है, और नाउन है इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, औद्योगिक जो संगठन होते हैं, उद्योग धंधे करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो संस्थाएं उनको फार्म कहते हैं। एससी अलाउज फार्म्स टू निगोशिएट, निगोशिएट का मतलब होता है, देखो आज हमने एक तरीका और किया है, यहाँ ब्रैकेट में हम इनके मीनिंग लिखेंगे, पर्यायवाची नहीं लिखेंगे, सिनोनिम्स नहीं लिखेंगे। देखो मीनिंग और सिनोनिम्स में अंतर होता है। मीनिंग का मतलब इसका अर्थ लिखते हैं यहाँ, और नीचे आप लोगों को इसका सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे। सिनोनिम्स के लिए हमने देखो यहाँ अलग से नोट कर दिए हैं, ये देखिएगा आप लोग, ये देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इस पैराग्राफ में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे उनको हमने यहाँ अलग से नोट कर दिया है। वहाँ हम सिर्फ मीनिंग बताएंगे, और वो मीनिंग किस अर्थ में होगा, वन वर्ड के सेंस में होगा। यानी अगर उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा, देखो एससी अलाउज, एससी अलाउ करता है फार्म्स को नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करके किसी समस्या के समाधान तक पहुंचा जाना। व्हाट इज नेगोशिएट, नेगोशिएट होता है बातचीत करके किसी समस्या के समाधान तक पहुंच पाना। ये देखिएगा हमने इसको लिखा है यहाँ, ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट, समझौते पर, और कंप्रोमाइज, समझौते पे, बाय डिस्कशन, डिस्कशन करके किसी समझौते पर पहुंचा जाना क्या कहलाता है बेटा, निगोशिएट कहलाता है। तो ये निगोशिएट होगा। एससी ने औद्योगिक जो संगठन हैं, घराने हैं, फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं, उनको बातचीत करने के लिए अलाउ किया है, किनके साथ, विद स्टाफ, अपने स्टाफ के साथ। ऑन किस बात पे, लॉकडाउन वेजेस, लॉकडाउन वेजेस में मतलब लॉकडाउन के दौरान, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, SALARY। हालांकि अब लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं आपके पास। वेतन पर, लॉकडाउन के दौरान उनके वेतन से संबंधित बात को लेके एससी ने कहा है, किनको, एससी अलाउ करता है फर्म्स को, किनको, फर्म्स कंपनीज को, कि वो बातचीत कर लें, किससे, स्टाफ से, किस बात को लेके, लॉकडाउन के वेजेस के बारे में बातचीत कर लें, कि लॉकडाउन के दौरान उनको कितना वेतन दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए। सरकार ने कहा कि 100% दो, कंपनीज ने कहा जब 100% कहाँ से देंगे जब हमें कुछ मिला ही नहीं।
फैक्ट्री चल ही नहीं पाई, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, पैसे आए ही नहीं, सेल हुई नहीं, तो उससे संबंधित है। देखो वेजेस क्या है, वेजेस का मतलब रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अर्न्ड फॉर वर्क, उसको क्या कहा जाता है, वेजेस या वेज कहा जाता है। ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल भी बनाया हुआ है वेजेस। समझा गया। अगर आपको वन वर्ड पूछें तो इतना लिख के देंगे और उसका एक वन वर्ड आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। इसका पूछेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब देंगे, दिस ऑल विल बी गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू राइट दिस। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं अपन। उसके बाद ये हेडिंग थी, उसके बाद इसके न्यूज़ शुरू होती है। नो कोई भी नहीं, नो कोसिव, कोसिव का मतलब होता है दबावकारी, दबाव वाला, फोर्सफुल, जिसमें फोर्स हो। नो कोसिव एक्शन विल बी टेकन, कोई दबाव वाली एक्शन नहीं ली जाएगी। फॉर किसके लिए, नॉन पेमेंट ऑफ फुल सैलरी, यदि नॉन पेमेंट नहीं किया जाता है किसका, फुल सैलरीज का, सेज टॉप कोर्ट। कौन कहता है ये, टॉप कोर्ट, अपेक्स कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि फुल सैलरी नहीं दी जाती है तो किसी प्रकार का कोई दमनात्मक कार्य नहीं किया जाएगा। कोसिव का मतलब होता है दबाव डालना, दमन करना, तो इस प्रकार का कोई काम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा हुआ है। ठीक है, अब हम इनके वर्ड्स वगैरह देखते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से वर्ड हमें समझ आ जाने चाहिए। कोसिव का मतलब क्या होता है ये देखिएगा आप लोग, रिलेटिंग टू फोर्स, दबाव से संबंधित होना, और थ्रेट का मतलब होता है चेतावनी, धमकी से, यानी फोर्स्ड होता है इसका मतलब। टेकन, विल बी टेकन, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये देखिएगा विल बी टेकन, पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का बना दिया विल बी टेकन। फॉर प्रेपोजिशन है, नॉन पेमेंट ऑफ फुल सैलरी, फुल सैलरी का पेमेंट नहीं होता है तो सैलरी नाउन है। उसके बाद में देखिएगा ये कोसिव जो है ये एडजेक्टिव है। क्या भैया, एडजेक्टिव है, क्योंकि किसके लिए आया है, नाउन के साथ आया है। कैसी एक्शन, कोसिव एक्शन, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया। इसके अलावा इसमें ज़्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं। उसके बाद देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाना चाहिए। आर्टिकल दे शुड बी यूज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे, ये आपके लिए बहुत आसान बात है कि दिन दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किन से पूछा, फैक्ट्री से पूछा, फैक्ट्री ओनर से पूछा, ओनर मालिक होता है, उन मालिक को कहा, एंड और किसको कहा, अदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, अदर प्राइवेट और दूसरे प्राइवेट, अदर डिटर्मिनस है, इसके बाद में प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो देखो एस्टेब्लिशमेंट कैसा आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। अदर प्राइवेट, दूसरे जो निजी औद्योगिक संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, औद्योगिक संस्थाएं, उनको कहा, क्या कहा, टू नेगोशिएट, बातचीत करने के लिए, टर्म्स, अपनी टर्म्स पे बातचीत कर लें, एंड एंटर इनटू सेटलमेंट्स, और सेटलमेंट्स तक पहुँचें। एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है, और कहाँ पहुँच जाएँ, सेटलमेंट, समझौते तक पहुँचें विद देयर वर्कर्स, किनके साथ, अपने वर्कर्स के साथ क्या कर लें, वो समझौता करें, किस बात को लेके, ऑन द पेमेंट ऑफ वेजेस, किस बात को लेके भाई, वेजेज, उनकी जो सैलरी है उसके पेमेंट को लेके किससे बात कर लें, अपने वर्कर्स से बात कर लें, देयर वर्कर्स से, और कहाँ पहुँच जाएं, इंटर इनटू सेटलमेंट, और एक समझौते तक पहुँच जाएं। ड्यूरिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, अब उनकी जो पेमेंट है, उनकी कमाई का जो हिस्सा है, पेमेंट है उसका, किसके दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। ये पूरा यहाँ से पढ़ेंगे, देखो, ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, किस बात को लेके, लॉकडाउन पीरियड के दौरान उनकी सैलरी के पेमेंट को लेकर। ऑन यानी अबाउट होता है, के बारे में, किसके बारे में, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान उनके जो उनकी सैलरी थी उसके पेमेंट को लेकर वो उनसे बातचीत करके एक समझौते तक पहुँचे। एंटर इनटू सेटलमेंट, बहुत शानदार है बेटा। आप जानते हैं कि एंटर के साथ
ENTR, एंटर के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है। पढ़ा होगा आपने ये सब, लेकिन यहाँ देखिए एंटर के साथ क्या है, इनटू प्रेपोजिशन है। तो कोई विशेष नियम होगा, वो नियम हमसे अभी तक छूटा हुआ होगा। आज हम उस नियम को आसानी से इसमें पढ़ लेंगे। नीचे ग्रामर कॉन्सेप्ट में उसको समझाऊंगा मैं, उसके बाद सब हो जाएंगे। वेजेज, वेजेज वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके 2-3 मीनिंग होते हैं। वेज एक वर्ब होती है, समझाएंगे कैसी होती है। एक वेजेज होता है, एक वेज होता है, बहुत सारे वर्ड्स इसके मीनिंग होते हैं, सब आपको समझाने वाले हैं। अ बेंच, इसको पूरा पढ़ लेते हैं पहले। अ बेंच, बेंच आप सब जानते हैं, जूरी होती है। ए बेंच लीड बाय जस्टिस, बेंच का मतलब समूह है, जजों का समूह है। लेड बाय जस्टिस अशोक भूषण, एक बेंच जिसके लीडर कौन थे, जस्टिस अशोक भूषण। ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया, क्या किया भाई, उसने ऑब्जर्व किया। उसने ऑब्जर्व करने का मतलब होता है उसने नोटिस किया। इसका वर्ड हमने यहाँ लिख दिया है, आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जाके देखिएगा। ऑब्जर्व लिखा हुआ है, ऑब्जर्व का मतलब होता है नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। परसीव्ड, उन्होंने समझा। दैट कि इंडस्ट्री कैनॉट सर्वाइव, कि इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, जी नहीं सकती। लिव किसके बिना, विदाउट यानी के बिना, इट्स लेबरस अपने श्रमिकों के बिना, एंड वर्कर्स और वर्कर्स के बिना इंडस्ट्री कभी भी जिंदा नहीं रह सकती। और यदि जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए आप उनसे बातचीत करके क्या कर लें, अपना समझौता कर लें। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड आया सर्वाइव, ये देखिएगा एक वर्ड आप लोग यहाँ सर्वाइव वर्ड आता है। सर्वाइव का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू लिव, जिंदा बने रहना। और ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जिस्ट है, EXIST, एग्जिस्ट। टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी, आप एक बार देख लेना मैं इसको। एग्जैक्ट नहीं, क्या है, एग्जिस्ट है, अस्तित्व में बना रहना। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लगभग हो गए होंगे। अब हम इसको देखते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ में ग्रामर के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कितना शानदार मतलब सेशन होता है, कितनी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाती हैं, फिर उसकी PDF दी जाती है। आप अपनी तैयारी कीजिएगा। बेटा तैयारी करने वाले बच्चा तो आराम से तैयारी कर सकता है, आप उसको तैयारी नहीं करनी, उसके लिए फिर हमारे पास कोई विशेष चारा भी नहीं है। लेकिन आप सब लोग बहुत तैयारी करने वाले हैं, मुझे पता है, आप बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, एंटर, इनटू और एंटर, यानी कब तो एंटर के साथ इनटू लगाया जाए और कब एंटर के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाए। देखो पहला सेंटेंस है, सी एंटर्ड रूम, क्या आना चाहिए इसमें, इसमें क्रॉस आना चाहिए। सी एंटर्ड द रूम, जब एंटर वर्ब के बाद में कोई भी फिजिकल हो, यानी कोई भी भौतिक चीज़ हो, फिजिकल चीज़ें हो, कोई भी, जिस तरीके से कोई रूम है, ठीक है, इस प्रकार की कोई चीज़ है जहां आप वास्तव में एंटर कर रहे हैं, जाके फिजिकली एंटर कर रहे हैं जहाँ, ठीक है, जहां फिजिकली एंटर किया जाए वहां इसके साथ किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दे एंटर द रूम, ऑल द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, सभी बच्चों ने क्लास में एंटर किया। ठीक है, तो क्या नहीं आएगा वहाँ, इनटू नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे शायद, मुझे लगता है आप इस बात को अच्छे से। तो क्या नहीं आना चाहिए इसमें, नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा तो फिर आना कहाँ चाहिए, उसका एक एग्जांपल देखिए। दे एंटर डिस्प्यूट्स, वे किस में फंस गए, डिस्प्यूट्स, विवाद में फंस गए, किसको लेके, ओवर देयर अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक, उनकी पैतृक संपत्ति को लेके। पैतृक का मतलब होता है जो उनके दादा परदादा की जो भी थी, पैतृक संपत्ति को लेके किस में आ गए, डिस्प्यूट में आ गए। अब वो फिजिकली थोड़ा एंटर किए गए वहाँ, तो इसमें क्या आना चाहिए, एंटर इनटू आना चाहिए। अब यहाँ भी देखिएगा, आज हमने पढ़ा है एंटर इनटू सेटलमेंट, तो सेटलमेंट में भी आप फिजिकली नहीं जा सकते, तो इसके लिए आर्टिकल देखा, प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आप निश्चित रूप से इसको ध्यान में दीजिएगा, एरर में बहुत बार पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा इसमें ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है,
वेज और वेजेस, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? वेज और वेजेस में क्या डिफरेंस है देखिएगा, आप लोग संभालिएगा अपने आप को और इस क्वेश्चन को भी संभाल दीजिएगा। बताओ क्या आना चाहिए, कोई अंतर है क्या वेज और वेजेस में? चलो मैं बता देता हूँ क्या है। दे फोर्स्ड टू वर्क ऑन मिनिमम वेज और वेजेस, उनको बाध्य किया गया मिनिमम न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने के लिए, फोर्स्ड टू वर्क। तो वेज का मतलब होता है, वेज का मतलब होता है आपकी सैलरी होती है, जो आपकी कमाई होती है। तो यहाँ ये दोनों सही है, क्योंकि वेज सिंगुलर भी होता है और वेजेस क्या होता है, इसका प्लूरल भी होता है। इसका मतलब होता है कमाई, आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपका इन्यूमरेशन, जो भी कुछ है आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ही अर्न्स ए गुड वेज। अब ए आ गया, इसका मतलब आपको प्लूरल नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सिंगुलर लिखना है। और इसमें सिंगुलर कहाँ है? वेज। यहाँ भी इसका मतलब क्या है? कमाई होना, उसकी जो सैलरी पेमेंट है वो है इसमें। फिर दूसरा देखिए, द पुलिस आर वेजिंग है, वेजिंग WAGING, वर्ब है ना, तो आर के साथ ING आएगी। वॉर ऑन डग पुशर्स इन द सिटी, डग पुशर्स जो डग वगैरह पुश करते हैं, उनके लिए पुलिस ने एक वॉर लॉन्च कर रखा है, उनके खिलाफ एक वॉर, एक युद्ध वगैरह छेड़ रखा है। तो युद्ध छेड़ना, कंपेन चालू करना, ठीक है, उस प्रकार के लिए वेज होता है, वर्ब WAG। वेज का मतलब होता है टू बिगिन ए वॉर, युद्ध, टू बिगिन ए कंपेन, एक कंपेन शुरू करना, एक युद्ध शुरू करना। लेकिन वहाँ जो वेज होती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से जान लें, बहुत अच्छे से समझ लें, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, एक वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, RASULT, रिजल्ट, या कॉन्सिक्वेंस, CONSEQUENC, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? द वेजेज ऑफ सिन, और ये प्लूरल है दिखने में WAGES, लेकिन हमेशा होता क्या है, ये सिंगुलर होता है। इसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर। एरर में बहुत बार पूछा हो, अभी बहुत ही फेमस सेंटेंस है ये। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ आना चाहिए, क्या होना चाहिए था? इज डेथ। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। समझ में आ गई बात है आपको? इसका मतलब होता है परिणाम। तो ये तो थे इसमें ग्रामर के बिंदु। अब हम देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इस पैराग्राफ में आए हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड आया था निगोशिएट, जिसका मतलब होता है टॉक, बातचीत, पार्ले, समझौते पर पहुंचने का प्रयास, कन्फर, जिसमें कॉन्फ्रेंस बनता है, और बार्गेन, सौदेबाजी करना। ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। वेज अभी हमने पढ़ा, पेमेंट, सैलरी, स्टाइपेंड, स्टाइपेंड भी होता है जो आप काम करते हो उसके बदले आपको सैलरी। रिन्यूमरेशन, बहुत शानदार वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, रिन्यूमरेशन। और नेक्स्ट वर्ड है वो है इमुलेट्स। इमुलेट्स का मतलब भी आपकी जो कमाई होती है वो होती है। तो ये दो वर्ड आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। स्टाइपेंड भी अच्छा वर्ड है, बाकी ये दो वर्ड आपको जरूर आते होंगे पहले से, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव का एग्जिस्ट वर्ड होता है, लीव वर्ड होता है, परसिवियर वर्ड होता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परसिस्ट, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा, पूछे हुए SSC में दोनों ही। परसिवियर तो बहुत बार पूछा जाता है, PERSEVERE, परसिवियरेंस बनता है एक वर्ड, कठिन मेहनत, कठिन समय के बावजूद अपने आप को डटे रखना, परसिस्ट होता है। ये वर्ड आप इसके सिमिलर वर्ड्स आपके जरूर देख लेंगे। अब उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको भी अपन देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या हुआ है। द कोर्ट आस्क्ड, आज का मतलब होता है आग्रह पूर्वक किसी को कहना। द कोर्ट आस्क्ड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स को कहा, एंड एम्प्लॉयज़, दोनों को कहा, काम देने वालों को भी और काम लेने वालों को भी, दोनों को कहा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, टू सॉर्ट आउट, कि वो क्या करें, सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट का मतलब होता है टू फाइंड ए सोल्यूशन, क्या करें वो,
एक समाधान पाएं। सोल्यूशन का मतलब होता है समाधान पाना। क्या होता है? सॉर्ट आउट का मतलब सोल्यूशन होता है। देखो मैंने लिख दिया। इसका एक सिमिलर वर्ड होता है रिजॉल्व, RESOLV, रिजॉल्व वर्ड होता है इसका सिमिलर। आप इस वर्ड को ठीक से याद कर लें, रिजॉल्व वर्ड होता है। सॉर्ट आउट कहा उनको कि वो क्या करें, समस्याओं के अपने जो समाधान कर लें, डिफरेंसेस अपने मतभेदों को सॉल्व कर लें, उनका समाधान खोज लें। एंड रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है वापस से किसी काम को शुरू करना। देखो इसमें लिखा हुआ है रीस्टार्ट। रिकमेंड नहीं होता, रिकमेंस होता है, COMMENC, रिकमेंस लिख लेना इसको, RECOMMENC, रिकमेंस यानी वापस से शुरू करना। और उनको कहा कि वो वापस से शुरू करें, काम को शुरू करें वापस, इन ए कंजीनियल एटमॉस्फेयर। बहुत शानदार वर्ड है। कंजीनियल का मतलब होता है प्लेजेंट, कंजीनियल का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट, यानी एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में। एटमॉस्फेयर माहौल होता है, फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली माहौल में। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल माहौल में। एमिएबल एक वर्ड होता है एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल माहौल में। इस प्रकार के माहौल में वो काम करें वापस से। द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑन ए, कब आया भाई कोर्ट का ऑर्डर? ऑन ए बैच ऑफ पिटिशंस, BATCH, बैच, और बैच का मतलब होता है बंच। देखो हमने लिखा गुच्छा, समूह, ग्रुप। कोर्ट का ऑर्डर किस पे आया भाई? ए ग्रुप ऑफ पिटिशंस, पिटिशंस याचिकाओं के एक समूह पर, यानी बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई थी। फाइल्ड बाय इंडस्ट्री ओनर्स, याचिका किसके द्वारा लगाई गई थी? इंडस्ट्री ओनर्स के द्वारा लगाई गई थी। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट इनके खिलाफ। मार्च 29 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, 29 मार्च के एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के खिलाफ उन्होंने एक याचिका लगाई थी। याचिकाओं का जो समूह था उस पर कोर्ट ने निर्णय दिया। और वो याचिका क्या थी भी? सॉरी, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्या था? नोटिफिकेशन कंपेलिंग, जो बाध्य कर रहा था। कंपेलिंग का मतलब था फोर्सिंग, फोर्सिंग यानी बाध्य करते हुए। ऑब्लाइजिंग, मजबूर करते हुए। देम, उनको, टू पे फुल वेजेस, कि वो फुल वेजेस दें टू वर्कर्स। देखो समझो क्या है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि सभी को पूरा पेमेंट देना होगा, सभी कर्मचारियों को। किनको? ओनर्स को। तो उसके खिलाफ याचिकाएं लगाई और उस याचिका पर निर्णय देते हुए उन्होंने कहा द नोटिफिकेशन वॉज, इस नोटिफिकेशन को क्या कर दिया गया? रेसिंड, RESCIND, इसको कर दिया गया। और इसका मतलब होता है कैंसिल। रेसिंड, इसका रेसिंड वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया, रिपील कर दिया। कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। इस वर्ड को आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना। ऑन कब? May 17 को, आफ्टर 54 डेज, कितने दिन के बाद? 54 दिन के बाद। तो ऐसा कुछ ये आर्टिकल था। इस तरीके से आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि आपको चीज़ें ठीक लगी हों तो अपने साथियों के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।